हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से होंगे। सभी ने पढ़ाई अपनी शुरू भी कर दी होगी। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए। आज आपकी 9 दिसंबर हो चुकी है और आपका 19 दिसंबर से पेपर शुरू हैं, तो लगभग आपके 10 दिन बचे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास में लेके आई हूँ आपके लिए, इसमें मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। जितना आपका सिलेबस था मैथ का, पूरे मैथ के सिलेबस से सारे फॉर्मूला उठा के लेके आई हूँ मैंने आपसे जब पढ़ाए थे ये चैप्टर तब बोला भी था कि सारे सूत्रों को एक साथ लिख लेना ताकि हम एग्ज़ाम टाइम पर उनका रिवीजन कर सके। पर मुझे पता है मुश्किल से 50% बच्चों ने ही सारे सूत्र एक साथ लिखे होंगे, बाकी किसी ने नहीं लिखे होंगे। सब लास्ट टाइम के लिए बैठे रहते हैं कि लास्ट में एकदम से रिवीजन हो जाए, और लास्ट में हो नहीं पाता है। ठीक है, तो जिनको सूत्र याद है उनका इस क्लास से रिवीजन हो जाएगा, और जिनको याद नहीं है उनको सारे सूत्र एक साथ मिल जाएंगे और आप वहाँ से याद कर सकते हो। वैसे ये काम आपका था, सारे सूत्र को एक साथ लिखना, फिर भी मैं आपका करा दे रही हूँ, रिवीजन हो जाएगा इससे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर था लासा मासा। लासा मासा का जो आपका पहला सूत्र है, अगर भिन्न का लासा मासा निकलवाया जाए तो भिन्न का लासा मासा निकालने में अंश का लासा निकालते हैं, और जो आपके नीचे हर दिए गए होते हैं उनका निकालते हैं मासा। भिन्न आपकी कुछ इस तरीके से होगी, जैसे मान लो 1/2 हो गई, 3/4 हो गई। तो ऊपर जो दिए जा रहे हैं 1 और 3, इनका निकालेंगे लासा, और 2 और 4 का निकालेंगे मासा। नेक्स्ट है आपका भिन्न का मासा निकाल रहा हो, तो जब मासा निकालना हो तो इन अंश का निकालते हैं मासा। जो चीज़ निकालनी हो अंश का वही निकाल दो। ठीक है, तो अंश का मासा निकाल देंगे और हर का निकाल देंगे लासा। अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ को समझ लीजिए। एलसीएम क्या होता है, कभी कभी हिंदी में लिख के आ जाता है सबसे सार्व गुणज निकालो इनका, या सार्व गुणनखंड निकालो। तो एलसीएम की जो आपकी फुल फॉर्म होती है, इंग्लिश में होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो हिंदी में होता है इसको बोलते हैं सबसे छोटा सार्व गुणज। ठीक है, और अगर एचसीएफ की पूछे तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। जो भी दी गई संख्या होगी उन संख्याओं का ऐसा सबसे बड़ा मान जो उन दी गई संख्याओं को विभाजित करे। जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे 2, 4, 8, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करेगी। तो एलसीएम निकल के आए, सॉरी एचसीएफ इसका निकल के आएगा 2। 2 को भी विभाजित करेगा, 4 को भी करेगा और 8 को भी करेगा। ठीक है, यहीं पर अगर एलसीएम को समझना चाहे तो एलसीएम को समझ लीजिए। 2, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दी गई संख्याओं से विभाजित होगी। यानी कि जो भी एलसीएम इनका निकल के आएगा वो एलसीएम 2 से भी पूरा पूरा विभाजित होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। और 2, 4, 8 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? 8 ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ होता है। नेक्स्ट आपका सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल आपका एक प्रश्न आया हुआ है सीधे सीधे। नेक्स्ट नोट पॉइंट को ध्यान रखना कि कोई भी दी गई संख्याओं का मासा इन संख्याओं के लासा से सदैव पूर्णतः विभक्त करेगा। यानी कि जो मासा है वो लासा को सदैव विभाजित करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशिएंट और आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपका शायद जो गुणा वाला चैप्टर था, गुणा भाग की संकल्पना है, वहाँ से ये वाला फॉर्मूला आया है। नेक्स्ट आते हैं बोर्ड मास की तरफ। तो बोर्ड मास को ध्यान रखिएगा। बोर्ड मास में आपका बी से होता है ब्रैकेट, जिसमें आपका सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, उसके बाद आते हैं छोटा कोष्ठक पे, फिर आपका मझला कोष्ठक आता है, कर्ली ब्रैकेट, फिर आपका बड़ा कोष्ठक आएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इतना सॉल्व करने के बाद इसके बाद ऑफ अगर का लगा हुआ, ऑफ अगर लगाए इसका मतलब होता है का, और इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करने के बाद हम आते हैं डिवाइड पर, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, यानी कि प्लस और माइनस। ठीक है, तो जो भी आपका समीकरण, देखो इस चैप्टर से भी आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। सीधे सीधे आपको दिया जाएगा और उसको सॉल्व सरल करने को बोला जाएगा, तो आपका 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं, आएंगे ही आएंगे। अब बढ़ते हैं बीजगणित की तरफ। तो बीजगणित के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस प्लस की जगह माइनस लग जाता है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड फॉर्मूला है ये वर्गांतर इसको बोलते हैं, वर्गांतर भी बोला जाता है।
फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। नेक्स्ट फोर्थ पर आइए। फोर्थ है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ऊपर वाले से भी निकाल सकते हो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो। जब खोलोगे उन दोनों को, जब प्लस माइनस ऐड करने के बाद जो आपका निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट दे दिया है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, माइनस लगाओ, उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो। जब इनको ऐड करेंगे तो उसके बाद आपका निकल के आता है बराबर का 4ab। ठीक है, ये सीधे सीधे। अब ये क्या है, जब ज़्यादा यूज़ होते हैं तो हमारे माइंड में ये बना रहता है कि जब भी दोनों होल स्क्वायर को प्लस करेंगे तो आता है 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब भी दोनों के होल स्क्वायर को माइनस करते हैं तो आता है 4ab। ठीक है, नेक्स्ट आइए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद 2bc और 2ca। नेक्स्ट आइए ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। ये नीचे वाले चारों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, चारों को बहुत अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्या है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और जो ब्रैकेट है ये सीधा का सीधा आ जाएगा ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या बनेगा, तो ए क्यूब फिर माइनस का बी क्यूब, यहाँ पर माइनस रहेगा, उसके बाद माइनस का 3ab आता है, उसके बाद ब्रैकेट में ए माइनस बी आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस की चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है आपको, खास ध्यान रखना है प्लस माइनस का। नेक्स्ट आइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो ए बी आएगा यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले में देखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होगा, ए माइनस बी ब्रैकेट में बड़े वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो समझ रहे हैं, अगर यहाँ पर प्लस दिया है तो इधर माइनस आएगा, और इधर माइनस दिया है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस, बाकी सेम ही रहता है। ठीक है, और यहाँ पर तो ये ब्रैकेट सीधे आ जाएगा ए माइनस बी। तो इस तरीके जैसे आपको लगे अच्छा, जैसे जिस तरीके से आप याद कर सकते हो वैसे याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल आयतन और धारिता की तरफ। तो त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये ए बी सी क्या है, तो त्रिभुज ये रहा, ये ए बी सी इसकी भुजाएं हैं। अब ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, तो देखिए जब भी आपको कोई सा भी त्रिभुज दिया जाए और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाएं, कैसा भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषम बाहु हो, कैसा भी त्रिभुज हो और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जा रही है, तो ये फॉर्मूला सभी पे लगेगा। हर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा इस फॉर्मूले से। समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, लेकिन अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग दिया है, जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है, जल्दी फॉर्मूला से आंसर निकल आता है, तो उसका फॉर्मूला अलग से दिया है। लेकिन ये आपका रामबाण फॉर्मूला बोल सकते हो कि सभी त्रिभुज पे लगेगा अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं उसमें आपकी क्वेश्चन में दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर जो एस होता है आपका अर्ध परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बताया था कि कोई भी आकृति आपको दी जाए, मान लो त्रिभुज दिया है या फिर वर्ग दिया है या आयत दिया है, कुछ भी दिया है आपको, तो इनका परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब है जितनी इसमें भुजाएं सबको जोड़ दो। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती तो उन तीनों भुजाओं को जोड़ दो। आयत में 2 लंबाई 2 चौड़ाई होती है तो उनको जोड़ दो, और वर्ग में 4 भुजाएं होती बराबर की तो चारों को जोड़ दो। मतलब परिमाप का मतलब है कहने का कि जितनी भी भुजाएं हैं उसकी सबको जोड़ दो। अगर मान लो ऐसे आपको बोला जाए कि एक आयताकार खेत है, इसके चारों तरफ हम तार लगा रहे हैं, तो चारों तरफ तार लगाने का मतलब क्या हुआ, उसके चारों तरफ की भुजा आ रही से ये आयताकार खेत माना ये वाला, इसके चारों तरफ तार हमने यहाँ से लगाना शुरू किया और ऐसे लगा दे, यानी कि चारों भुजाएं उसकी आ गई, यानी कि वो क्या हो गया, परिमाप हो गया वहाँ पर। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप यहाँ से क्लियर हो गया कि तीनों भुजाओं को ऐड कर दो। अब अर्ध परिमाप आधा लगा हुआ है तो उस परिमाप में 2 का भाग दे देंगे, हमारा एस निकल आएगा, यानी कि अर्ध परिमाप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सूत्र है जब ऊंचाई व आधार दिया हो। कभी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जब त्रिभुज की ऊंचाई व आधार दिया हो। ठीक है, तीनों भुजाएं नहीं दी जा रही है, केवल ये बोल दिया कि इस त्रिभुज की ऊंचाई दे दी आपको और आधार दे दिया। या फिर समकोण त्रिभुज भी आपको मिल सकता है, इसमें भी आपको ये ऊंचाई मिल जाएगी और ये आधार मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में हम त्रिभुज का फॉर्मूला लगाते हैं क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब आधार और ऊंचाई दी गई हो तब हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर, और ये ए क्या है, भुजाएं है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर ही होती हैं तो ए ही रहेगी। समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई निकालने की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2 भुजा गुणा भुजा, ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा और नीचे क्या है 4 की जगह 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आइए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² - b²। शायद जब मैंने ये आपको सूत्र लिखाया था वहाँ पर ये सूत्र मैं ऐसे लिखा गई हूँ, b/2 लिखवा दिया है, तो वहाँ 2 नहीं होता 4 होता है, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, b/4 होता है। मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ ये चीज़, b/4 होता है √4a² और क्या आएगा आपका b² आएगा। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि आपका जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इस तरीके से होता है, दो भुजाएं बराबर होती है, जो बराबर भुजाएं हैं वो हैं ए और जो असमान भुजा है वो बी मानी है। तो जो यहाँ पर 4 के साथ भुजा आएगी वो क्या आएगी 4a², वो आपकी समान भुजाएं आएंगी, जो दो भुजाएं बराबर होंगी वो लिखी जाएगी, और जो बी यहाँ पर मानी है वो असमान भुजा मानी है, ठीक है। अगर आपने मान लो उल्टा कर दिया तो फिर ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना कि 4 के साथ जो भुजा लगेगी वो क्या लगेगी, आपकी दो समान भुजाएं बराबर भुजाएं आएंगी। आगे बढ़ते हैं वर्ग की तरफ। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a² यानी कि भुजा स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर भुजा स्क्वायर, और वर्ग का हम जानते हैं कि चारों भुजाएं कैसी होती है, वर्ग की बराबर होती हैं, ए और ए। नेक्स्ट आइए वर्ग का परिमाप। तो चारों भुजाओं को ऐड करो, a + a + a + a, तो यानी कि 4a हो जाएगा। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है a√2, ठीक है। ऐसे ही घन का विकर्ण आएगा वो हो जाता है आपका a√3। नेक्स्ट आइए आयत की तरफ। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2l + b, इस तरीके से आपका आयत होता है, ठीक है। ये रही लंबाई, ये रही चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप हो जाएगा, परिमाप देखो कैसे ऐड करेंगे, l दूसरा l ये आ गया, ऐसे ही सेम b आ गया, ऐड किया तो 2l + 2b हुआ, 2 कॉमन ले लिया तो l + b अंदर बचा, वहीं से वो सब चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है √l² + b², ठीक है। नेक्स्ट आइए आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका एक बार आया भी है, तो वो होता है आपका 2l + b × h। देखो फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। अब ये मत सोचना कि क्षेत्रफल का इंपॉर्टेंट नहीं है, इस जो जितने जो आपके जो हैं क्षेत्रफल आयतन धारिता से, इससे आपके 2 प्रश्न आने ही आने हैं, 4 नंबर बन जाएंगे सीधे सीधे। तो फॉर्मूला को बहुत अच्छे से तैयार कर लो अपना। और आप सभी जानते हो ये क्वेश्चन क्या है, सीधे सीधे आपको मान क्वेश्चन में दिया जा रहा है और फॉर्मूले में बस मान रखना है। फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो मान किस में रखोगे। मान लो सीधे सीधे बोल रहा है कि लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, आयत का क्षेत्रफल निकालो। अब लंबाई चौड़ाई तो पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, तो क्या करेंगे वहाँ पर, बस इतना सा मान रखना है, 10 यहाँ पर रखना है, × 5 = 50। सीधे आंसर निकल आया कि नहीं, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज की तरफ। तो समांतर चतुर्भुज की जो होती हैं आपकी आमने सामने मतलब भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, ठीक है। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसमें विकर्ण और भुजाओं का अगर संबंध पूछा जाए तो ए भुजा ये रही, बी ये रही, ठीक है, विकर्ण ये d1 d2 हो जाएंगे। तो d1² + d2² बराबर होता है 2, भुजा जो है वो आपकी a² + b²। तो विकर्ण और भुजा के बीच में ये संबंध है आपका। नेक्स्ट आइए समचतुर्भुज पर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये वर्ग की तरह होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर रहेंगी, ये आपस में समांतर है, ये आपस में समांतर है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण एक ये रहा और एक ये विकर्ण रहा, ठीक है। तो इनका गुणनफल होगा क्या कहते हैं 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर इसका हम विकर्ण और भुजा में संबंध देखें तो विकर्णों के स्क्वायर को प्लस कर दो, ठीक है, d1² + d2² बराबर होंगे 4a², क्योंकि देखो a चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, इसलिए 4a² आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलंब आपका कुछ इस तरीके से आकृति होती है, ठीक है, और ये होती है इनके बीच की दूरी। तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा ये रही, इसकी माप आपको मान लो दे दी a सेंटीमीटर, और नीचे की समांतर भुजा की माप दे दी b सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा a + b।
और मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी यानी कि h। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आपका वृत्त दिया गया है, तो वृत्त का वृत्त का त्रिज्या क्या होती है। वृत्त कुछ इस तरीके से होगा, त्रिज्या यहाँ से स्टार्ट होगी। त्रिज्या और व्यास में संबंध होता है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्षेत्रफल पर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है πr²। त्रिभुज की परिधि की बात करें, परिधि का मतलब एक तरीके से परिमाप आप बोल सकते हो, तो वो क्या होगा आपका 2πr²। ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो कि एक वृत्त है आपका, और मतलब एक वृत्ताकार कोई खेत है, कोई पथ है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय हुई, तो वहाँ पर आपको परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाएंगे तब। नेक्स्ट आ जाइए आयतन की तरफ, तो घन का आयतन क्या होता है। घन और घनाभ भी आपके सिलेबस में थे, शंकु वगैरह नहीं दिया गया है, तो वो मैंने कराए भी नहीं है। घन और घनाभ से ही प्रश्न आपका पूछा जाएगा, और फिर ये रहता है कि आउट ऑफ सिलेबस अगर वो रखें तो रखते हैं, लेकिन आपका घन और घनाभ ही आपका सिलेबस में है, तो वही मैं करवा देती हूँ। घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब यानी कि a³ हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर घन का संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, मतलब तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, घन के संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, तीनों शब्द आपका यूज हो सकता है। ये बोल सकते हैं कि भुजा इतनी है, इसका वक्र पृष्ठ निकालो, या घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालो। मतलब लैंग्वेज चेंज करने के लिए घुमा सकते हैं। अब मान लो मैंने केवल संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला पढ़ाया, अब आप कह दो कि वक्र पृष्ठ का तो लिखाया नहीं, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया ताकि आप समझ जाए कि कुछ भी आ जाए, सूत्र आपको ये लगाना है 6a²। घन के विकर्ण का सूत्र होता है a√3। इसके लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मान लो आपका एक कोई कमरा है, उस कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबाई का कोई बांस या रखा जाता है, कुछ भी बांस बोल सकते हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक कोई कमरा है आपका, और उस कमरे में ज़्यादा अधिक से अधिक कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो जब हम बांस रखेंगे तो बांस कैसे रख सकते हैं किसी कमरे में। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे से देखिएगा कि एक कोने, एक आपका छत वाला कोना ले लेंगे और दूसरा क्रॉस करके क्या आएगा आपका नीचे फर्श का कोना, तो एक विकर्ण बनेगा वहाँ पर। तो उस विकर्ण को निकालने के लिए, उस बांस की लंबाई को निकालने के लिए हम विकर्ण का सूत्र लगाएंगे। अगर मेरा घनाकार कमरा है यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चारों क्या है, बराबर होंगी। ठीक है, घनाभ की बात करें, घनाभ में भी सेम ऐसा ही आपकी सिचुएशन बनेगी। वहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि एक कमरा मतलब घनाभ के आकार का, या फिर उसकी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, 50 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ऐसे करके आपको बोल सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि एक घन बनेगा फिर। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो वो घन बन जाएगा। तब वहाँ पर विकर्ण का कुछ और सूत्र होगा, वो मैं भी आपको करवाती हूँ। ठीक है, तो घनाभ का आयतन देख लीजिए। घनाभ का आयतन क्या होता है, क्योंकि 3 भुजाएं इसमें होती हैं, तो LBH सीधे L गुणा B गुणा H हो जाएगा। नेक्स्ट आइए संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा, तो 2 ब्रैकेट के अंदर LB/BH प्लस HL। ठीक है, और नेक्स्ट आइए इसका विकर्ण का सूत्र। अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। विकर्ण का सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H²। यूनिट आपकी धारिता वाले क्वेश्चन एक आध बार पूछे गए हैं, तो याद रखना कि 1 घन मीटर या 1 मीटर क्यूब बराबर होता है आपका 1000 लीटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। धारिता का जैसे ही क्वेश्चन आपका आएगा वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, कुछ माध्यिका के फॉर्मूले जो मैंने अभी करवाए थे आपको लास्ट क्लास में, तो उसके मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, तो वो आप कर सकते हैं अपने आप ही। माध्यिका का फॉर्मूला जब n का मान होता है आपका विषम, और एक फॉर्मूला कराया था जब n का मान क्या होता है, सम। तो विषम वाले में क्या था, n+1/2 वहाँ पद, और सम वाले में क्या बना था, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, अपॉन 2। ठीक है, ये था n बराबर n जब सम होगा आपका। नेक्स्ट, अगर हम माध्य का फॉर्मूला पूछे तो माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग, पद जितने भी दिए हैं आपको, ठीक है, उन पदों का योग, उन आंकड़ों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो आज आपके सारे फॉर्मूले मैंने करा दिए हैं। ठीक है, और एक आध अगर शंकु अंकु का आप याद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो उनको भी याद।
ठीक है। नहीं तो मैं फिर वो आपको किसी रिवीजन क्लास में करा दूंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना है। मैथ्स का मैं आपको कोशिश करूंगी कल मैं आपके सारे क्वेश्चन एक बार करवा दूँ, हर एक्सरसाइज से एक एक या दो दो क्वेश्चन लेके करवा दे, तो आपको ये है कि कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। जैसे आप परेशान हो रहे हो मैथ के लिए, तो मैं एक क्लास में आपके सारे क्वेश्चन में करवा दूंगी। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने करवाया था वो, लेकिन एग्जाम वाले दिन ही कराया था और काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से आए थे। ठीक है, क्वेश्चन आने का मतलब देखो सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर पैटर्न वैसा ही रहेगा। लासा से क्वेश्चन अगर मैं करवा रही हूँ तो लासा से क्वेश्चन एक आना ही आना है। जैसा क्वेश्चन कराएंगे बस नंबर्स चेंज कर देंगे, वो संख्याएं बदल देते हैं, क्वेश्चन तो लासा मासा से देंगे ही। ऐसी गुणनखंड है, गुणनखंड से एक बार रिवीजन करा देंगे, समझा देंगे, तो वहाँ से भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन गुणनखंड से भी आपका एक आना ही है, ऐसे क्षेत्रफल आयतन से भी एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो टोटल आप अगर इस तरीके से, मैं टॉपिक भी आपको बता दूंगी, तो उनसे आप जिन बच्चों को काफ़ी डर लगता है या जिनकी मैथ्स वीक है, वो अपना पासिंग मार्क्स तक का खुद से कर सकते हैं। ठीक है, नकल पे डिपेंड होकर किसी को नहीं जाना है, अपनी मेहनत से पूरा पेपर करना है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।